नमस्कार साथियों, आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग से हम सभी 91.2 हेलो हल्द्वानी में उपस्थित हैं और हम सभी जानते हैं कि आने वाली 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में समाज कार्य विभाग की भी थोड़ी प्रासंगिकता बढ़ जाती है कि हम लोग मिल करके एक ऐसी चर्चा का आयोजन करें जिसपे तमाम मुद्दों पे बात कर सके, ताकि यह कुछ पक्ष निकल के सामने आए कि जनसंख्या महत्व क्या है, जनसंख्या के साथ में जो जनसंख्या ग्रोथ हो रही है उससे हमारे समाज में, हमारे परिवार में किस तरह की जो परेशानियां हैं उनका हमें सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ ऑल ओवर ग्लोब, पूरे विश्व पटल पे अगर हम देखते हैं तो हम किस स्थिति में हैं। इन्हीं सभी चर्चाओं के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 11 जुलाई का जो दिन है वो विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से घोषित है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आमतौर पे जो मनाने का जो कार्यक्रम है वो 80 के दशक में प्रारंभ हुआ था, और अगर हम कहें तो 11 जुलाई 1987 को पहली बार जो विश्व में भी दो शक्तियां ऐसी हैं जिसपे एक है यूएनडीपी और दूसरा है यूएनएफपीए। यूएनडीपी को आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो ये दोनों ने मिल करके एक तरह से ये प्रोसीजर किया कि हर बार वो जनसंख्या के संबंध में नई थीम लेकर के आएंगे और उस पे आगे उसके कार्यान्वयन का कार्य करेंगे। तो इसमें जैसे कई बार हम देखते हैं कि, और अभी तो क्योंकि 2011 के बाद में सेंसस नहीं हुआ है तो हमारे पास में, अगर मैं डेटा पे बात करती हूँ तो बहुत कुछ डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिसको हम एक्यूरेट कहें, लेकिन फिर भी हम ये मान रहे हैं कि अब हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो एक तरह से चीन से भी आगे बढ़ गई है। और अगर हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, तो भारत की जनसंख्या उसमें 17% का कंट्रीब्यूशन करती है। तो एक तरह से हमारे लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये जो घंटी है इसको समझ करके, क्योंकि अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत अपने आप में जो उसकी प्राकृतिक संपदा है वो संपन्न देश है, और संपन्नता बनी रहे इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वहाँ का जो ताना बाना है, वहाँ के जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, जो आर्थिकी है, इनमें सब में भी एक तरह से सामंजस्य बिठाया जाना बहुत जरूरी है। और इसी संदर्भ में चर्चा के लिए मैं सबसे पहले एक तरह से आमंत्रित करती हूँ, हमारे साथ में डॉक्टर कुशा है, और कुशा जी जो है वो समाज कार्य विभाग में है, सहायक प्राध्यापक हैं। तो मैं चाहूंगी कि कुशा जी आप भी इस पे कुछ प्रकाश डालें। जैसा हम आज बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, ये हमारी बढ़ती वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि और इसके नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो आज जैसे हम विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक बहुत जरूरी बात करूंगी कि हमारी इस बार की जो थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड, कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना हमें। क्योंकि जब हम एक वैश्विक स्तर पे बात करते हैं और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ये कोशिश करते हैं कि हम सब जगह, हमारी सब पॉपुलेशन पे, सारी जनसंख्या पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन है, वो सब जगह हर किसी को बराबर तरीके से पहुंच पाए। तो इस बार की जो थीम है लीव नो वन बिहाइंड, वो यही है, काउंट एवरीवन। इस साल हम ये देखेंगे कि कैसे हम अभी भी कुछ हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं या कुछ ऐसे कास्ट है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ सोसाइटीज हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं, जिनकी गिनती नहीं हो पा रही है। और वो क्यों, हम वैश्विक स्तर पे हम उनको क्यों छोड़ देते हैं, क्यों वो पीछे छूट जा रहे हैं, हमारे ऐसे क्या एफर्ट है या हमारी ऐसी क्या कोशिशें हो सकती हैं कि हम सबको लेकर अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आगे बढ़ाएं। विकास का जो मॉडल है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसमें हम कैसे काम करें कि हमारी जनसंख्या में सब लोग आ सकें, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक दर्जे के लोग आ सके। हमारी कोशिश इस बार की यही होनी चाहिए कि विकास के मॉडल में सब लोग कैसे जुड़ सकें। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे हम बात करते हैं या इस चर्चा को आगे बढ़ाते जाते हैं तो कई बार यह भी मन में प्रश्न आता है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरीवन, एक तरफ से हम अवधारणीय विकास की बात कर रहे हैं कि ताकि संवहनीय विकास में सभी लोग, सभी जो नीचे पायदान के स्तर पर जो लोग खड़े हुए हैं, जो संपन्न हैं, जो एलिट क्लास जिनको हम कहते हैं, सभी के लिए समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करना है। इसी तरह संदर्भ में इसको एक तरह से पोषित किया जाना है। लेकिन उसी तरफ, दूसरी तरफ जब जनसंख्या की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि अतिशय जनसंख्या जो है वो किसी भी देश के लिए बेहतर तो नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से मैं अपराजिता जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस विषय में अपने क्या विचार रखना चाहेंगी। इस विषय में कारण पे श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना
करना चाहूंगी कि जनसंख्या जो दिवस मना रहे, तो जो जनसंख्या है वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो किस स्थिति में जाता है, वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में चल जाता है, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और यहाँ इसमें कारण पे जब हम चर्चा करते हैं तो हम कुछ संदर्भों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले सामाजिक, जब हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो कैसे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ रही है और हमें इसका भान भी नहीं होता है। तो एक होता है जैसे कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था। संयुक्त परिवार की व्यवस्था में ये होता है कि कुछ ऐसे, जैसे बहुत बड़ा परिवार है उसमें बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे भी जो वर्ग है, मैंने उसमें जो परिवार के लोग हैं जो जॉबलेस हैं, काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका चूंकि गुजारा अच्छे से चल जा रहा है, तो वो इस विषय पे सोचना भी जरूरी नहीं समझते हैं। उनको बच्चे भगवान की देन है, इस तरह के सिनेरियो में पॉपुलेशन पे कोई उनके रोक नहीं होता है। पहले एक था मैम बहुपत्नी विवाह, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जनसंख्या का क्या होता है, बल मिलता है। नेक्स्ट होता है परिवार नियोजन के जो साधन होते हैं उनके प्रति लोगों में बहुत उदासीनता है। कुछ जगह ये भी है कि मतलब हम इसको यूज करेंगे तो हमारी यौन शक्ति में क्या होगी, कमी आ जाएगी। बहुत सारे अभी भी ऐसे समुदाय हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि हम इनका उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में उपयोग करने में लोगों को झिझक भी है, उनको संकोच होता है, उनको उस स्तर पे उतना नॉलेज नहीं है। वो एक और मेल के अगर देखा जाए तो मेल ईगो पे वो चल जाता है कि हम इसको क्यों यूज करेंगे इस तरह का। सांस्कृतिक विवाह में अगर देखा जाए तो पुत्र जन्म को बहुत महत्व दिया जाता है और एक पुत्र के लालसा में लड़कियों की बहुत लंबी चौड़ी लाइन भी लग जाती है, इसके लिए कि भाई पुत्र ही हमारा मैंने पिंडदान करेगा तभी हम स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो एक सांस्कृतिक एस्पेक्ट में ये कारण हो गया जो कल्चरल के बिहाफ में मैं बात कर रही हूँ। तीसरा, इकोनॉमिक की दृष्टि से, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो इसमें दो चीज आती हैं, प्रवास और अप्रवास, है ना। प्रवास को उत्प्रवास भी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ई माइग्रेशन, और अप्रवास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम माइग्रेशन। इन दोनों में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि प्रवास के अंतर्गत ये होता है कि जब अपने देश के लोग कहीं बाहर चले जाएं तो वो तो प्रवास हो गया कि वो कहीं और चले गए। लेकिन इन माइग्रेशन के अंतर्गत क्या होता है कि आपके यहाँ लोग, बाहरी लोग आपके यहाँ क्या होते हैं, आते हैं। तो ये जो प्रवास माइग्रेशन का भी जो एक कॉन्सेप्ट है, इससे भी हमारे मतलब आर्थिक दृष्टि से भी कहीं ना कहीं बोझ पड़ता है और पॉपुलेशन में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है। बिल्कुल। चौथा कारण है कि जो इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो बाहर जाता है और वो यहाँ के लिए यूज नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इन सब चीजों के लिए। जी, और चौथा कारण है राजनीतिक कारण में, जैसे कि नीतियों का सही से क्रियान्वयन न कराया जाना या नीतियों को बनाने में ही कुछ कमी हो जाती है। जैसे एक बच्चा है तो भी 6,000 पारितोषिक दिया जा रहा है, 2 बच्चे हैं तो भी 6,000 पारितोषिक दिया जाता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जनसंख्या क्या हो रही है कि विस्फोट की स्थिति में बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप अपराजिता। दूसरा ये है कि देखिए, किसी भी चीज को खड़ा करने में या उसको किसी भी पायदान पे लाने में या किसी भी चीज की असफलता के पीछे हमेशा ही कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। तो अगर हम कारणों पे विचार करते हैं, और क्योंकि हम तीनों यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हम लोगों का सबका डिसिप्लिन एक ही है, हम सब समाज कार्य विभाग से हैं, तो फिर यहाँ पे ये जानना और ये हमारे श्रोताओं को बताना बहुत ही समीचीन हो जाता है कि ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं, ऐसे कौन से सुझाव हैं जिनको ला करके एक तरह से हम लोग जन जागरण कर सकते हैं, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके या फिर सामंजस्य बिठाया जा सके, ताकि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन ना हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हम कुछ दे सके उसमें, और जो एक तरह से योग्य नागरिक होने का कर्तव्य भी निभा सकें। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें जन जागरण की बहुत आवश्यकता है। हम ऐसे लोगों में जन जागरण कर सकते हैं और उनको इसकी आवश्यकता पे या फ्यूचर में होने वाले जो बेनिफिट हैं उनके बारे में भी बताया जाना आवश्यक है। इसी तरह से इस विषय को लेकर के पता नहीं क्यों बार बार मुझे बहुत निराशा सी लगती है कि इस विषय पे बहुत बातचीत नहीं होती है। हाँ। एक दिन जब सेलिब्रेट होता है तब बात हो जाती है, या फिर कभी इस पे व्याख्यान भी आयोजित नहीं किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बच्चों के साथ में हो, चाहे स्कूलिंग लेवल पे हो या फिर मीडिएट लेवल पे हो या अपर लेवल पे हो, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन विषयों पे भी हमें व्याख्यान आयोजित करे जाने चाहिए, ताकि क्या होगा कि अगर आप टीन एज से ही बच्चों में इस तरह का जन जागरण करते हैं कि हमें अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रख करके अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, तो बच्चे सजग होते हैं। तीसरी चीज, जैसे आपने अपराजिता भी कहा कि सांस्कृतिक उत्थान का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है, तो कला संस्कृति भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसमें। और इसके साथ साथ में जहाँ जहाँ भी स्वास्थ्य शिविर लगाए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है तो ग्रामीण स्तर पे CHC PHC है। हाँ, तो जो कम्युनिटी लेवल हेल्थ सेंटर है या फिर जो प्राइमरी लेवल हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे भी समाज कार्यकर्ता अगर वहाँ पे काउंसलर के रूप में काम करें और लोगों को, जो भी वहाँ पे पेशेंट आते हैं दिखाने डॉक्टर के पास में, जो यंगस्टर्स हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, तो उनके
साथ में ऐसे काउंसलिंग सेशंस भी आयोजित किए जाने चाहिए और उनको ये बताया जाना चाहिए कि उनको भविष्य को लेकर के और अपना जो उनका खुद का ताना बाना है, जो उनके जो अर्निंग रिसोर्सेज हैं, जो उनके घर की परिस्थिति है, उसके हिसाब से उनके लिए फैमिली प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल के जमाने में अगर आप देखें तो एजुकेशन ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चे को ही अच्छी एजुकेशन देना मुश्किल है बहुत। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम बार बार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही भागते हैं। हम सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या है, कॉन्वेंट एजुकेशन ले। क्योंकि और इसमें बुराई भी नहीं, इसलिए बुराई नहीं है क्योंकि दुनिया का कोई भी माँ बाप है वो अगर चाहता है कि हमारे बच्चे को जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट वहीं से होता है। तो स्टार्ट होने वाले कॉन्सेप्ट को भी फुलफिल करना एक पेरेंट का जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए वो सारी चीजें निश्चित की जानी चाहिए। तो ऐसे शिविर अगर के माध्यम से जन जागरण किया जाएगा या सुलभता के बारे में बताया जाएगा, जैसे आप देखिए टीआई का प्रोजेक्ट चलता है, तो टीआई के प्रोजेक्ट में ये फैसिलिटेशन होता है कि जो रेड अलर्ट एरियाज हैं वहां पे बहुत सारे बैग्स दिए जाते हैं उनको। इसके साथ साथ में उनको कैसे यूज करना, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉपर अपना सेफ गार्ड को लेते हुए कैसे अपना काम करना है उसके बारे में बताया जाता है। फिर भी लोगों में जन जागरण नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ना हम बहुत रेसिंग वाली सिचुएशन में है और रेसिंग वाली सिचुएशन जो होती है वो हमेशा कभी अच्छी तो होती नहीं है, अलार्मिंग हो जाती है वो। तो रेसिंग वाली सिचुएशन में ना भाग करके हमको धीरे धीरे थोड़ा सा हर चीज को समझते बूझते आगे बढ़ने का अगर प्रयास करें तो शायद कुछ इसमें बदलाव संभव है। इसके साथ साथ में जो सोशल वर्क में हम सोशल एक्शन यूज करते हैं तो उसमें जो सामुदायिक लामबंदी है उस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं हम लोग। और निश्चित रूप से इसमें भागीदारी सहयोग तो हमारा और इसके साथ साथ में हमारी कम्युनिटी का हमेशा ही होना चाहिए। या फिर जैसे हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो एडवोकेसी लेवल पे भी इन सब चीजों को आगे आना चाहिए। या फिर जैसे हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो मानवाधिकारों के दायरे में भी ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आपका मानवाधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण ना हो। और दूसरे की सीमाएं अगर इतने पास पास हो जाएंगी तो अतिक्रमण होना निश्चित है, तभी क्लैशेस होते हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे आपने कहा कुशा कि पर्यावरण को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चर्चाएं शायद एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, हमेशा के लिए होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हमको ये सब सोचना चाहिए कि अगर जनसंख्या वृद्धि इसी दर से होती रही, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा नहीं है तो हम खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हम सभी के मुंह पे एक ही बात रहती है, हम अपनी जबान में एक ही बात बोलते हैं कि अरे हमने पॉपुलेशन में तो चाइना को भी छोड़ दिया, चाइना से आगे निकल गए हैं, चाइना को पछाड़ तो दिया। हाँ, तो इस तरह से पॉपुलेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे पायदान हैं जिनको छूना अभी बाकी है। तो इसी तरह से मैं अपराजिता अब आपसे कुछ मैं इस पे एक और चर्चा करना चाहूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन डे की विषय में बात कर रहे हैं और जनांकीय लाभांश के बारे में बात न करें तो शायद हमारा ये जो डिस्कशन फेज है वो भी कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। जब जनसंख्या की बात किया तो थोड़ी देर पहले मैंने कारणों पे प्रकाश डाला, अब मैं आपको प्रभाव के बारे में बताना चाहती हूँ। तो प्रभाव को बताने से पहले जनांकीय लाभांश के बारे में, पॉपुलेशन डिविडेंड्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। दो तरह की जनसंख्या होती है, एक होती है कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन और दूसरा होता है आश्रित जनसंख्या जिसको कि बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो जो वर्किंग जनसंख्या होती है, जो कार्यशील जनसंख्या होती है, वो उनके उम्र मानी जाती है एक औसतन कि आपके लगभग 18 साल से 59 साल तक, और जो आश्रित जनसंख्या होती है वो लगभग 18 से नीचे और 60 साल से ऊपर। कहीं ना कहीं आश्रित जनसंख्या में बच्चे और वृद्ध आते हैं, जबकि वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग आपके पॉपुलेशन में यूथ आते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं चर्चा में डालूंगी कि 12 जुलाई सन 2021 को एक द हिंदू में लेख प्रकाशित हुआ था मैम, टैपिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ यूथ। कहीं ना कहीं जो हमारा अभी जैसे भारत प्रेजेंट टाइम में वर्तमान सिनेरियो में भारत 62% वर्किंग पॉपुलेशन के कंडीशन में है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे कंडीशन में भारत है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि जो ये लेख आया था, इस लेख में साफ साफ इस को मेंशन किया गया था कि वर्किंग कैपेसिटी तो हमारे पास है, लेकिन वो स्किल्ड न होने की वजह से उसका हमको वैसा फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल उस मैन रिसोर्स का वैसा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। तो इस पे मतलब एक ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे युवा वर्ग है उसको हम किस तरह से स्किल्ड इनहेंस करें। क्योंकि अभी क्या है कि जो जैसे चीजें होती है कि डिग्री ज्यादा मोर एंड मोर, एक यूथ है उसके पास बहुत सारी डिग्री है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमको एक ट्रेंड सोसाइटी की ओर डेवलप करने के बिहाफ में, और इसका एक फायदा ये भी होगा कि जब आदमी शिक्षा से अवेयर होता है तो इन छोटी छोटी चीजों पे वो स्वतः ध्यान देता है।
तो आगे मैं कुशा मैम से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी एक बात, आपकी बात बढ़ाऊंगी कि जैसे इसमें आपका जो बात है कि कैसे हम अपने यूथ को स्किल बनाएं, इसी बात पे सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल पे क्या काम हो सकता है। हाल फिलहाल में अभी हमने और पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश और असम की जो सरकार है उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी का अभी प्रस्तुत किया है बिल, प्रस्ताव रखा है जो कि काफी मतलब मुझे लगता है काफी रेवोल्यूशनरी है और एक बड़ा कदम है 2 चाइल्ड पॉलिसी पे। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे सरकार का भी रोल होता है, समाज का रोल होता है, समाज में काम करने वाले जो हम जैसे सोशल वर्कर्स है हमारा रोल होता है, और सबसे बड़ी जो भागीदारी वाली बात है इसमें अगर समाज और सरकार अगर मिलजुल के अगर कर सके तो हम अपनी जनसंख्या को अच्छे स्तर पे ला सकते हैं। स्किलफुल जनसंख्या होना अच्छी बात होती है एक समाज के लिए, एक कंट्री के लिए, मगर अगर वही अनस्किल्ड पॉपुलेशन अगर हमारी रह गई है तो फिर वो फिर से आश्रित जनसंख्या के रूप में फिर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने कुशा। और दूसरा ये है कि कुल मिलाकर के समझना हम ही को है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है ये, जी। हर परिवार की, हर सदस्य की जिम्मेदारी है ये। और स्पेशली जो अभी हमारी कमिंग जनरेशन है उनको इस मामले में अवेयर किया जाना बहुत जरूरी है। और ताकि, क्योंकि अभी मैंने बार बार प्राकृतिक संसाधन की बात की है तो ये शायद मेरे मुंह से बार बार इसीलिए निकल रहा है क्योंकि संसाधन की उपलब्धता ही डिसाइड करती है कि आप आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग क्या होगी, आप अपने बच्चे का कैसा पालन पोषण कर सकते हैं, उसकी शिक्षा का स्तर क्या होगा, उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा। तो इन सब चीजों में इस स्तर पे भी लोगों को जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने गाँवों में लोगों को बोलते हुए सुना है कि 10 बेटे होंगे तो अगर 1,000 रुपए रोज भी कमाएंगे तो हमारे घर में 10,000 रुपए रोज आएंगे। लेकिन उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि अगर आपके घर में 25-30 सदस्य हैं तो 10,000 रुपए रोज लाके तो आप 5,000 रुपए रोज का तो राशन हो जाएगा, तो आपके पास बचत कितनी होगी ना। तो इन स्तरों पे लोगों की समझ को, जिस तरह से वो समझ रहे हैं उस समझ को और विकसित करके और उसको राज्य राष्ट्र तक ले जाने से, और इसके साथ साथ में पूरे विश्व में इसका कोई इम्पैक्ट ना हो, ओवर पॉपुलेशन का किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीजों को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम लोगों को, सामाजिक जो सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि समय समय पर ऐसे अभियान चलाया जाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि इस तरह की जो एक तरह से मैं प्रगति नहीं कहूंगी इसको, तो इस तरह की जो असमंजस्य जैसी स्थिति हमारे सामने आई है तो उससे हम निकल सके, आगे बढ़ सके और अपने देश की बेहतरी के लिए काम कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपनी तरफ से समाज कार्य विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से अपने सारे लिसनर्स को धन्यवाद देती हूँ। और कुशा, अपराजिता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ में अगली कड़ी में हम लोग फिर किसी विषय पर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।